Hi friends, this is Zafar Ali. Today our topic is Tibet. तिब्बत की जोग्राफ़ी क्या है, तिब्बत की हिस्ट्री क्या है, तिब्बत के जो लोग हैं वो किस तरह के लोग हैं और उनकी एथनिसिटी कौन सी है, और उसके अलावा तिब्बत का चाइना के साथ क्या कॉन्फ्लिक्ट है, तिब्बत चाइना क्राइसिस क्या है। ये सारी जो चीज़ें हैं वो हम आज के टॉपिक में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये सारी वीडियो जो है वो फुल वीडियो देखने के बाद आपको तिब्बत से रिलेटेड एवरीथिंग आपको समझ में आ जाएगी। उसके लिए आपको ये वीडियो जो है वो पूरी देखनी पड़ेगी। अच्छा, अब ये वन बाय वन हम जो है वो एक एक चीज़ जो है तिब्बत की जोग्राफ़ी, तिब्बत की हिस्ट्री, तिब्बत के जो लोग हैं, तिब्बत का रिलीजन है और तिब्बत का चाइना के साथ क्या कॉन्फ्लिक्ट है, ये सारी चीज़ें हम वन बाय वन डिस्कस करते जाएंगे। पर उससे पहले जो है वो तिब्बत ये टॉपिक जो है वो सिग्निफिकेंट टॉपिक क्यों है, तिब्बत की क्या सिग्निफिकेंस है फॉर एशिया और फॉर दिस रीजन, या फिर चाइना के लिए क्या सिग्निफिकेंस है, उस सबसे पहले ये डिस्कस करेंगे हम। पर उससे भी पहले हम चाहे तिब्बत की जोग्राफ़ी में जो उसका जो जोग्राफिकल नेम है तिब्बतियन प्लेटू, उसको हम पहले समझें कि प्लेटू किसको कहते हैं। क्योंकि तिब्बत को जो है वो तिब्बत प्लेटू कहा जाता है और इसके लिए ये भी फेमस है कि ये दुनिया का लार्जेस्ट प्लेटू है। तो ये प्लेटू क्या होता है, सबसे पहले ये हम देखते हैं कि प्लेटू क्या होता है। प्लेटू जो है ये एक लैंडफॉर्म होता है, जैसे एक लैंडफॉर्म होता है प्लेन, जिसको हम मैदान कहते हैं। मैदान जो है ये बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं। इसी तरह दूसरा जो है वो लैंडफॉर्म होता है माउंटेन्स। माउंटेन्स जो हैं वो उनका माउंटेन्स जो हैं इनकी हाइट बहुत ज़्यादा होती है। ये 3-4 हज़ार मीटर से भी ऊपर होते हैं। और हिमालयन माउंटेन्स या कराक्रम माउंटेन्स की एवरेज हाइट ही 5,000 मीटर से ऊपर है। तो एक फ़ीचर तो प्लेन हो गया, मैदान जिसको कहते हैं, और दूसरा जो है वो माउंटेन्स, और तीसरा फ़ीचर होता है हिल्स। ये भी लैंडफॉर्म्स होते हैं। हिल्स क्या होती हैं, हिल्स और माउंटेन्स सेम सेम थिंग है, पर इसमें हाइट का फ़र्क होता है कि माउंटेन्स की हाइट जो है वो बहुत ज़्यादा होती है और हिल्स जो हैं इनकी हाइट थोड़ी काफ़ी कम होती है। तो ये हिल्स होती हैं इस तरह। अच्छा, और चौथा जो फीचर है वो है प्लेटू। अब प्लेटू और प्लेन ये दोनों जो हैं वो तकरीबन सेम थिंग है, एक ही चीज़ है। पर इन दोनों में फ़र्क क्या होता है कि जैसे प्लेन्स जो हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं, जैसे हमने पहले भी जो है ये चीज़ पढ़ी कि प्लेन्स बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं। इसी तरह जो प्लेटू प्लेटू होता है वो भी बिल्कुल स्ट्रेट होता है, पर इसमें एक फ़र्क होता है। फ़र्क ये होता है कि प्लेटू जो है वो टेबल की तरह ऊपर होता है। इसी वजह से प्लेटू को टेबल लैंड भी कहा जाता है। टेबल की तरह ऊपर होता है का मतलब क्या है कि जो उसके प्लेटू की जो सराउंडिंग लैंड होती है वो काफ़ी नीचे होती है, और प्लेटू जो है वो एक क्लिफ पे हाइट पे होता है। जैसे ये तिब्बत प्लेटू है, तिब्बत प्लेटू की जो एवरेज हाइट है वो तकरीबन 5,000 मीटर है। 5,000 मीटर से का मतलब क्या है कि तिब्बत प्लेटू जो है लोकेटेड है बिटवीन टकला मकान डेजर्ट। चाइना में एक डेजर्ट है जिसका नाम है टकला मकान डेजर्ट, और चाइना से नीचे एक रेंज है, माउंटेन रेंज, जिसका नाम है हिमालयन माउंटेन्स। ये हिमालयन माउंटेन्स हैं, टकला मकान डेजर्ट, और ये टकला मकान डेजर्ट है। टकला मकान डेजर्ट और हिमालयन रेंज के दरमियान एक प्लेटू है जिस प्लेटू का नाम है तिब्बतियन प्लेटू। अब ये तिब्बतियन प्लेटू इस जो है ये क्या है, प्लेटू इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि इन दोनों फीचर्स के दरमियान ये प्लेटू वाली लैंड है, और ये जो लैंड है ये बिल्कुल स्ट्रेट है। अब बिल्कुल स्ट्रेट का मतलब ये नहीं है कि कोई वहाँ पे माउंटेन्स हैं ही नहीं, ऐसी ऐसी बात नहीं है। तिब्बत में माउंटेन्स भी होंगे, पर ऑलमोस्ट जो है वो ये लैंड स्ट्रेट होती है, जिसकी वजह से तिब्बत को जो है वो तिब्बत प्लेटू कहा जाता है। अब इसमें ये है कि तिब्बत जो है ये दुनिया का हाईएस्ट प्लेटू है। जैसे पाकिस्तान में एक प्लेटू है जिसका नाम है पोटोहार प्लेटू या पोटोहार प्लेटू। पोटोहार प्लेटू जो है पाकिस्तान का, इसकी एवरेज हाइट है तकरीबन 500 से 600 मीटर, और तिब्बत प्लेटू की जो हाइट है वो 5,000 मीटर है। तो कहने का मकसद ये है कि इससे जो है वो ज़्यादा हाइट वाला प्लेटू दुनिया में कोई भी नहीं है। इसी वजह से तिब्बत को जो है वो दुनिया का हाईएस्ट प्लेटू कहा जाता है। अब इसकी जो हाइट है, एवरेज हाइट जो 5,000 मीटर से, इसमें भी एक सिग्निफिकेंट बात है जो हम आज आगे डिस्कस करेंगे। इसकी हाइट की वजह से इसकी इम्पोर्टेंस है।
अच्छा, पोटोहार प्लेटू के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि हालांकि ये टॉपिक तो नहीं है। पोटोहार प्लेटू पाकिस्तान में दो रिवर्स हैं। एक रिवर का नाम है इंडस रिवर, और इसकी ट्राइब्यूटरी दूसरी जिसका नाम है झेलम रिवर। इन दोनों रिवर्स के दरमियान पाकिस्तान में एक प्लेटू है जिसका नाम है पोटोहार प्लेटू। इन दोनों रिवर्स के दरमियान पोटोहार प्लेटू है, और पोटोहार प्लेटू में इस्लामाबाद है, और इस्लामाबाद के साथ रावलपिंडी है, और इसमें चकवाल है, इसमें जेहलम है, और पोटोहार प्लेटू में, और उसके अलावा अटक। ये जो चार पांच पाकिस्तान की सिटीज़ हैं, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, जेहलम, चकवाल, अटक, ये सिटीज़ जो हैं पाकिस्तान में पोटोहार प्लेटू में आते हैं। और पोटोहार प्लेटू के नीचे जो है पाकिस्तान में ये इधर है थल डेजर्ट, इसको कहते हैं थल डेजर्ट। अच्छा, और इसके ऊपर जो है वो पाकिस्तान में एक माउंटेन रेंज है जिसका नाम है मरगला हिल्स, और इसके साथ साथ काला चिट्टा रेंज। ये मरगला हिल्स हैं और ये काला चिट्टा रेंज है। अच्छा, और नीचे जो है ये थल डेजर्ट है। थल डेजर्ट सिंध में है, और थल डेजर्ट जो है वो इंडस और झेलम के दरमियान पोटोहार प्लेटू से नीचे जो है वो एरिया है, उसमें थल डेजर्ट है। अब एक दूसरी बात ये है कि ये जो इंडस रिवर है और दूसरी जो झेलम रिवर है, इन दोनों के दरमियान ये पूरा जो दोआब है इसको सिंध सागर दोआब कहा जाता है, सिंध सागर दोआब। तो अब अगर आपसे कोई पूछे कि सिंध सागर दोआब कहाँ पे है, तो सिंध सागर दोआब इज लोकेटेड बिटवीन इंडस और झेलम रिवर्स। इन दोनों के दरमियान सिंध सागर दोआब है, और उसी सिंध सागर दोआब के अंदर जो है वो पाकिस्तान का पोटोहार प्लेटू है। अच्छा, अभी हम वापस अपनी टॉपिक पे आते हैं कि तिब्बतियन प्लेटू के लिए ये हमने पढ़ा कि ये दुनिया का हाईएस्ट प्लेटू है, और दूसरा ये कि ये दुनिया का लार्जेस्ट प्लेटू भी है। अब लार्जेस्ट प्लेटू क्यों है? क्योंकि इसका जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा है। इसका एरिया तकरीबन 25 लाख स्क्वायर किलोमीटर से 25 लाख स्क्वायर किलोमीटर बहुत बड़ा एरिया होता है। और इसका जो तिब्बत प्लेटू है, इसकी जो लोकेशन है वो तकरीबन सारे का सारा चाइना में, ऑलमोस्ट चाइना में, या कुछ पार्ट्स इसके जो है सेंट्रल एशिया में, या कुछ पार्ट्स जो हैं इसके वो नीचे हिमालयन माउंटेन्स में इसके साथ साथ ये लोकेटेड है। अच्छा, अब आगे की पॉइंट ये है कि तिब्बत प्लेटू जो है वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट। तिब्बत प्लेटू सिग्निफिकेंट इस वजह से है क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि तिब्बत प्लेटू दुनिया का हाईएस्ट प्लेटू है। तो दुनिया का हाईएस्ट प्लेटू, इसकी जो हाइट है वो तकरीबन 5000 मीटर है। अब इसकी हाइट 5000 मीटर होने की वजह से मानसून की बारिशें जब इस रीजन में होती हैं, तो मानसून की बारिशों का जो पानी होता है उस पानी को ये प्लेटू जो है वो स्टोर कर देता है। और ये पानी जो है सर्दियों के मौसम में, या जिस टाइम में जो है वो सूरज की गर्मी नहीं होती, उस टाइम में पोटोहार प्लेटू, सॉरी, तिब्बतियन प्लेटू उस पानी को स्टोर कर देता है आइस या स्नो के फॉर्म में। इस वजह से पोटोहार तिब्बत प्लेटू को जो है वो दुनिया का थर्ड पोल भी कहा जाता है। थर्ड पोल इस वजह से कहा जाता है क्योंकि दुनिया में जो स्टोरेज है, आइस की स्टोरेज है, वो या तो आर्कटिक रीजन में है या फिर साउथ पोल की तरफ एंटार्क्टिक रीजन में है। तो दुनिया में सबसे ज़्यादा जो आइस या स्नो है वो एंटार्क्टिका में, और दूसरे नंबर पे आर्कटिक रीजन में, और तीसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा जो स्नो की स्टोरेज है वो तिब्बत प्लेटू में है। यहाँ पे तिब्बत प्लेटू को इस वजह से जो है वो आइस की स्टोरेज भी कहा जाता है, और इसको दुनिया का थर्ड पोल भी कहा जाता है। तो थर्ड पोल इसी वजह से जैसे नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों में बर्फ़ बहुत ज़्यादा होती है, इसी तरह तिब्बत प्लेटू में भी बर्फ़ बहुत ज़्यादा है। अ, अच्छा, अब क्या होता है कि ये गर्मियों के मौसम में जब मानसून की बारिशें होती हैं, तो वो बारिशों का जो पानी है वो स्टोर कर देता है तिब्बतियन प्लेटू। और जब सॉरी हाँ, सर्दियों में वो पानी जो है वो स्टोर हो जाता है, वो पानी जो है कंडेंस हो जाता है। और गर्मियों के मौसम में फिर क्या होता है कि जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के करीब सूरज आ जाता है, तो क्या होता है कि ये जो यहाँ पे ग्लेशियर्स होते हैं, या जो बर्फ़ होती है, जो स्टोर की हुई बर्फ़ होती है, वो आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट होती है। तो मेल्टिंग की वजह से तिब्बतियन प्लेटू से रिवर्स निकलती हैं, जिसमें पाकिस्तान की रिवर इंडस रिवर के लिए इसी वजह से कहते हैं कि इंडस रिवर जो है इसका सोर्स तिब्बत में है।
तो अब ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ तिब्बतियन प्लेटू से सिर्फ इंडस रिवर ही निकलती है। इंडस रिवर जो है ये तिब्बत प्लेटू से निकल के ये पाकिस्तान में आती है। इसी तरह पाकिस्तान की एक दूसरी रिवर है जिसका नाम है सतलज रिवर है, जिसका नाम है सतलज रिवर। सतलज रिवर जो है ये भी तिब्बतियन प्लेटू से निकलती है। और चाइना की एक रिवर है जिसका नाम है येलो रिवर। येलो रिवर चाइना में ऊपर जाएगी। ये येलो रिवर भी तिब्बतियन प्लेटू से निकलती है। और उसके अलावा चाइना की एक दूसरी रिवर है जिसका नाम है यंजी रिवर। यंजी यंजी रिवर जो है ये भी तिब्बतियन प्लेटू से निकलती है। इसी तरह साउथ ईस्ट एशिया की रिवर है एक जिसका नाम है साल्वीन रिवर। साल्वीन रिवर भी तिब्बतियन प्लेटू से निकलेगी। इंडिया की गैंग्स रिवर जिसको गंगा कहते हैं, गंगा भी तिब्बतियन प्लेटू से निकलेगी। और इंडिया की ब्रह्मपुत्रा रिवर भी जो है ये भी तिब्बतियन प्लेटू से निकलेगी। इसी तरह मेकोंग रिवर ये भी तिब्बतियन प्लेटू से निकलेगी। तो ये जो रिवर्स जिनके मैंने नाम लिए हैं ये दुनिया की वर्ल्ड फेमस रिवर्स हैं, जिसमें ये इंडस आ गया, या सतलज रिवर आ गया, या येलो रिवर आ गया, या यंजी रिवर आ गया, या सल्वीन रिवर, या गैंग्स रिवर, या ब्रह्मपुत्रा रिवर जो कि ब्रह्मपुत्रा लाइफ लाइन है बांग्लादेश की, या इंडिया की गंगा नदी लाइफ लाइन है। इंडिया की इंडस और सतलज ये दोनों लाइफ लाइन से, पाकिस्तान की यंजी और येलो रिवर ये दोनों जो हैं वो चाइना की लाइफ लाइन है। तो कहने का मकसद ये है कि दुनिया की जो मेजर रिवर्स हैं एशिया की स्पेशली, ये सारी की सारी रिवर्स जो हैं वो तिब्बत प्लेटू से निकलती हैं। तिब्बत प्लेटू हाइट पे है, हाइट पे होने की वजह से इस पर जो है वो स्नो जो है वो कंडेंस हो जाती है, पानी कंडेंस हो जाता है और स्नो बन जाती है और पानी स्टोर हो जाता है। और गर्मियों के सीज़न में फिर ये पानी जो है वो वहाँ से मेल्ट होता है और निकलता है। अब आर्कटिक रीजन और एंटार्क्टिक रीजन और तिब्बत प्लेटू इन दोनों तीनों चीज़ों में जो फ़र्क है वो क्या है कि एंटार्क्टिका की जो बर्फ़ है वो जैसे ही मेल्ट होती है तो वो बर्फ़ मेल्ट होकर समंदर में चली जाती है, ओशंस में चली जाती है। इस वजह से वो पानी जो फ्रेश वाटर होता है वो किसी काम का नहीं रहता। पर तिब्बत में ये खास बात है कि तिब्बत की जैसे ही स्नो मेल्ट होती है तो उसमें से रिवर्स बनती हैं। आपने ये कभी नहीं सुना होगा कि अंटार्कटिका की रिवर जो है वो अंटार्कटिका जो बर्फ़ है वो जब जैसे ही मेल्ट होती है तो उसमें से कोई रिवर्स बनती है। वो उसमें से कोई रिवर्स नहीं बनती क्योंकि वो पानी जो है सारे का सारा ज़ाया हो जाता है ओशंस में। पर तिब्बत प्लेटू का पानी जो है वो ज़ाया नहीं होता, इसमें से रिवर्स निकलती हैं। और ये रिवर्स जो हैं वो एशिया के काफ़ी कंट्रीज हैं जिनको सपोर्ट करती हैं। जैसे सल्वीन रिवर ये म्यांमार को, थाईलैंड को और चाइना को ये इरीगेट करती है और उनको जो है वो ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करती है एग्रीकल्चर के लिए भी। इसी तरह मेकोंग रिवर ये भी लाइफ लाइन है साउथ ईस्ट एशिया की। येलो रिवर जो है ये पानी प्रोवाइड करती है चाइना को, एग्रीकल्चर चाइना का सारा, चाइना का जो राइस है या चाइना में जो वीट ग्रो होती है वो सारी की सारी इन दोनों रिवर्स पे डिपेंड करती हैं। इसी तरह पाकिस्तान में भी सारी आबादी जो है वो इंडस रिवर के साथ साथ पाकिस्तान के सारे शहर हैं। तो कहने का मकसद ये है कि ये है कि एशिया में जो मेजर रिवर्स हैं वो सारी के सारी तिब्बत प्लेटू से निकलती हैं। इसी वजह से तिब्बत को एशिया की वाटर टैंकी कहा जाता है। अब ये बात तो खैर साबित भी हो गई कि ये एशिया की वाटर टैंकी है क्योंकि एशिया में ये प्लेटू की शेप में है, मतलब हाइट पे है। और इस हाइट पे होने की वजह से जैसे ऐसे ऊपर जो है वो एक टैंकी होती है जिसमें पाइप लगे होते हैं और ये पाइप जो है वो नीचे घरों को पानी सप्लाई करते हैं। एग्जैक्टली इसी तरह जो है ये तिब्बत प्लेटू जो है इसमें से जो रिवर्स निकलती हैं वो ऐसे पानी सप्लाई करती हैं नीचे पाकिस्तान को और चाइना को, थाईलैंड को, म्यांमार को, लाओस को, कंबोडिया को, बांग्लादेश, इंडिया, इन सारे मुल्कों को ये टैंकी का काम करती है और ये पानी प्रोवाइड करता है ये रीजन पूरा तिब्बत का प्लेटू। तो कहने का मकसद ये है कि अगर ये तिब्बत प्लेटू जो है ये एशिया की वाटर टैंकी है तो इसका मतलब ये होगा कि ये इट इज़ वेरी सिग्निफिकेंट टेरिटरी इन एशिया क्योंकि ये एशिया की वाटर टैंकी है जो कि पानी प्रोवाइड करती है पूरे एशिया को। अब यही वजह है कि 1950s में चाइना ने जो है वो तिब्बत पे कब्ज़ा कर लिया, जिसको चाइनीज़ जो है वो कब्ज़ा तो खैर नहीं मानते पर दुनिया सारी यही कहती है कि 1950 में चाइना ने तिब्बत पे कब्ज़ा कर लिया था। अब ये कब्ज़े की क्या स्टोरी है, इस स्टोरी को समझने से पहले हम तिब्बत के लोगों के बारे में पढ़ेंगे कि तिब्बत के लोग हैं कौन।
दुनिया का एक पुराना मज़हब है, उस मज़हब का नाम है बुद्धिज़्म। अब बुद्धिज़्म जो है इसकी जो है वो दो ब्रांचेज हैं। एक इसकी ब्रांच है थरावाड़ा ब्रांच। थरावाड़ा ब्रांच के जो बुद्धिस्ट हैं वो कौन कौन से कंट्रीज़ में हैं? जैसे श्रीलंका के जो हैं बुद्धिस्ट लोग हैं, ये थरावाड़ा हैं। मतलब जैसे मुसलमानों के दो सेक्ट हैं, एक सुन्नी एक शिया, इसी तरह बुद्धिज़्म के भी जो दो सेक्ट्स हैं, एक जो है वो थरावाड़ा है। श्रीलंका के लोग थरावाड़ा के हैं। उसके अलावा कंबोडिया के और थाईलैंड, म्यांमार, वियतनाम, ये सारे लोग जो हैं साउथ ईस्ट एशिया में जो भी बुद्धिज़्म का रिलीजन है ये सारे थरावाड़ा हैं तकरीबन। और बुद्धिज़्म की एक दूसरी ब्रांच है जो कि ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है, थरावाड़ा ज़्यादा प्रोमिनेंट है, उनको कहते हैं महायाना। महायाना बुद्धिज़्म में इसकी एक सब ब्रांच है। इस महायाना बुद्धिज़्म की सब ब्रांच को कहते हैं तिब्बतियन बुद्धिस्ट। तिब्बतियन बुद्धिस्ट जो हैं ये आम दूसरे जो श्रीलंका या कंबोडिया या थाईलैंड वगैरह के जो बुद्धिस्ट हैं उनसे काफ़ी डिफरेंट है। इनके लिए ये चीज़ फेमस है कि ये काफ़ी वेरी रिलीजियस लोग होते हैं तिब्बत के जो बुद्धिस्ट हैं। और तकरीबन साल के 68 डेज इनके जो हैं वो रिलीजियस फेस्टिवल्स होते हैं। जैसे मुसलमानों के दो दो तीन फेस्टिवल्स ही होते हैं रिलीजियस, जैसे दो ईदें, ईद उल अज़हा और ईद उल फितर, ये दो हमारे मेजर फेस्टिवल्स हैं। पर इनके जो हैं वो साल में 365 में से तकरीबन 68 डेज जो हैं वो फेस्टिवल्स होते हैं रिलीजियस, जो कि चाइना ने तो फिर वो बैन कर दिए हैं क्योंकि वो फेस्टिवल्स जो थे वो काफ़ी मतलब ये हर रोज़ आए दिन पे फेस्टिवल, आए दिन फेस्टिवल, इस वजह से चाइनीज़ गवर्नमेंट ने इनके फेस्टिवल्स को बैन कर दिया। चाइना का कब्ज़ा है तिब्बत पे। और दूसरी बात ये है कि हर घर में आपको एक मॉन्क मिलेगा, हर घर में। और ये भी कहा जाता था कि तिब्बत में जो मर्द हैं उनमें से 20% मर्द जो हैं वो मॉन्क्स हैं। मॉन्क कहते हैं जैसे उनके जो वो रिलीजियस जैसे पंडित होते हैं हिंदुओं में या मुसलमानों में मौलवी होते हैं, इसी तरह इनके जो पंडित होते हैं उनको मॉन्क कहा जाता है। अच्छा, अब तिब्बत के जो लोग हैं इनका जो लीडर होता है या इनकी जो सेंट्रल फिगर होती है उसको दलाई लामा कहा जाता है। दलाई लामा ये एक समझेंगे पोस्ट का नाम है, या ये एक टाइटल है। दलाई कहते हैं ओशन को और लामा कहते हैं विजडम को। मतलब इसका मतलब हुआ दलाई लामा का कि ओशन ऑफ विजडम, विजडम का ये ओशन होता है, ये बंदा जो दलाई लामा इनका होता है। अब दलाई लामा कौन होता है? दलाई लामा इनका रिलीजियस या स्पिरिचुअल लीडर भी होता है और तिब्बत के लोगों का, और दूसरा जो है ये इनका पॉलिटिकल लीडर भी यही होता है, या जिसको आप बादशाह कहें या जो भी इनका जो सियासी लीडर होता है वो भी दलाई लामा ही होता है। तो दलाई लामा जो है तिब्बत के लोगों का पॉलिटिकल लीडर भी होता है और रिलीजियस लीडर भी होता है। अब थोड़ा सा मैं समराइज़ करूँ जो हमने पीछे पढ़ा कि हमने पहले सबसे पहले जो है तिब्बत की जोग्राफ़ी को देखा कि तिब्बत जो है एक प्लेटू है। ये जैसे प्लेन्स हमने पढ़े या माउंटेन्स या हिल्स, इन तीनों फीचर से अलग है। प्लेटू है, प्लेटू टेबल लैंड होती है, और तिब्बत प्लेटू जो है दुनिया का हाईएस्ट प्लेटू है। इसकी एवरेज हाइट 5000 मीटर से 5000 मीटर्स की हाइट की होने की वजह से जैसे जैसे बंदा हाइट पे जाता है तो टेम्परेचर्स कम हो जाते हैं। तो जैसा कि इसकी हाइट जो है 5000 मीटर से कम है, तो इसकी वजह से वहाँ पे टेम्परेचर्स जो है वो काफ़ी कम होते हैं। और जब बारिश होती है तो बारिशों का पानी जो है वो स्टोर हो जाता है, और सर्दियों के मौसम में वही पानी जो है वो स्नो में कन्वर्ट हो जाता है, और गर्मियों के सीज़न में वही स्नो जब मेल्ट होती है तो उसमें से रिवर्स निकलती हैं। उन रिवर्स में एशिया की काफ़ी मेजर रिवर्स हैं जो तिब्बत प्लेटू से निकलती हैं, जिसमें एक रिवर इंडस रिवर है, दूसरी सतलज रिवर है, तीसरी सलवीन रिवर है, चौथी येलो रिवर और यंजी रिवर, मेकोंग रिवर, इंडिया की गैंग्स रिवर, ब्रह्मपुत्रा रिवर, ये सारी रिवर्स तिब्बत से ही निकलती हैं, जिनकी वजह से तिब्बत प्लेटू को एशिया का जो है वो वाटर टावर या एशिया की वाटर टैंकी कहा जाता है, क्योंकि पूरी एशिया को पानी प्रोवाइड करने वाला जो यही रीजन है तिब्बत का,
इस वजह से इसकी सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है। उसके बाद हमने पढ़ा कि तिब्बत के लोग कौन हैं, कहाँ कौन यहाँ पे तिब्बत के प्लेटो में रहता है। तो उसमें हमने पढ़ा कि बुद्धिज़्म रिलीजन इसके दो ब्रांचेज होती हैं, एक थ्रावाडा और दूसरा महायाना। उसमें महायाना के एक ब्रांच जिनको तिब्बतियन बुद्धिस्ट कहते हैं। और तिब्बतियन बुद्धिस्ट जो है ये काफ़ी रिलीजियस लोग होते हैं। इनके 68 डेज फेस्टिवल्स होते हैं और 20% इनमें जो मेल्स होते हैं वो मॉन्क होते हैं। और इनकी जो सेंट्रल फिगर है वो दलाई लामा है। दलाई लामा का मतलब है ओशन ऑफ विजडम। और दलाई लामा कौन होता है? दलाई लामा तिब्बत के लोगों का रिलीजियस लीडर भी होता है और पॉलिटिकल लीडर भी होता है। अब जो तिब्बत के जो लोग हैं वो चाइनीज़ जो लोग हैं उनसे काफ़ी डिफरेंट है। चाइना के जो लोग हैं इनको कहा जाता है चाइनीज़ हान। ये एक एथनिक ग्रुप है। जैसे पाकिस्तान में सिंधी एक एथनिक ग्रुप है, पंजाबी एक एथनिक ग्रुप है। सिंधी लोग अलग एथनिक ग्रुप के हैं, पंजाबी जो है वो पंजाब एथनिसिटी के हैं, पश्तून जो है वो पश्तून पठान जो है वो पश्तून एथनिसिटी के हैं। इसी तरह जो चाइना में जो लोग रहते हैं वो चाइनीज़ हान एथनिसिटी के हैं, चाइनीज़ हान। और ये भी कहा जा सकता है कि दुनिया का लार्जेस्ट एथनिक ग्रुप जो है वो चाइनीज़ हान्स हैं। चाइनीज़ हान से ज़्यादा बड़ा कोई एथनिक ग्रुप नहीं है दुनिया में, क्योंकि चाइना की जो टोटल आबादी है वो तकरीबन 1 अरब 40 करोड़ है। उनमें से तकरीबन 1 अरब और 30 करोड़ जो है वो 1.4 में से 1.3 बिलियन जो लोग हैं वो चाइनीज़ हान्स हैं। पर जो तिब्बत के लोग हैं वो चाइनीज़ हान्स नहीं हैं और वो उनसे डिफरेंट हैं। अच्छा, अब तिब्बत में जो दलाई लामा हमने पढ़ा, ओशन ऑफ विजडम, ये इनका रिलीजियस लीडर भी होता है, इनका पॉलिटिकल लीडर भी होता है। पर मसला ये है कि 1959 में जो इनका करंट दलाई लामा है, इसको 1959 में चाइनीज़ गवर्नमेंट ने मजबूर कर दिया और 1959 में वो तिब्बत छोड़ के इंडिया चला गया। और 1959 से आज तक 2021 तक ये धर्मशाला में इंडिया में रह रहा है। धर्मशाला धर्मशाला एक हिल स्टेशन है इंडिया की। उसमें 1959 से दलाई लामा रह रहा है। करंट दलाई लामा जो है इसका नाम जो है वो टेंजिन ग्यास्टो है, टेंजिन ग्यास्टो। और दलाई लामा जो है इसका टाइटल है टेंजिन ग्यास्टो। टेंजिन ग्यास्टो 1959 से एग्ज़ाइल में है और वो इंडिया में धर्मशाला में रह रहा है। ज़रूर नहीं है कि वो धर्मशाला में 24 घंटे, वो अक्सर बाहर ही होता है, कभी यूके में, कभी अमेरिका में, कभी कहीं, क्योंकि ये बहुत बड़ा आदमी है। और जैसा कि एंटी चाइना है, इस वजह से इसको वेस्टर्न वर्ल्ड में काफ़ी अहमियत दी जाती है। और ये चाइना के ख़िलाफ़ बात करता है, इसी वजह से ये अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज़ का दोस्त है और इसी वजह से पूरी दुनिया में फेमस भी है। क्योंकि कहा जाता है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। अच्छा, अब ये 1959 से एग्ज़ाइल में क्यों चला गया, इसकी क्या कहानी है? कि इसकी कहानी को समझने के लिए हम थोड़ा सा और पीछे जाएंगे कि आज से तकरीबन कोई 100-150 साल पहले 1912 में 1912 में चाइना में एक रेवोल्यूशन आया था। उस रेवोल्यूशन को कहते हैं जिनहाई रेवोल्यूशन। ये चाइनीज़ रेवोल्यूशन, जैसे रशियन रेवोल्यूशन 1917 में आया था, फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है वो 1789 में आया था, और इसी तरह चाइना का जो फेमस रेवोल्यूशन है उसको वो आया था 1912 में। इस रेवोल्यूशन से पहले, मतलब 1912 से 1912 से पहले तिब्बत जो था इट वाज पार्ट ऑफ चाइना, मतलब तिब्बत पे कब्ज़ा था चाइना का। और उस ज़माने में जो डायनेस्टी थी चाइना की, उस डायनेस्टी का नाम था किंग डायनेस्टी। किंग डायनेस्टी का कब्ज़ा था तिब्बत पे। 1912 में किंग डायनेस्टी की हुकूमत ख़त्म हो गई। 1912 में किंग डायनेस्टी की हुकूमत ख़त्म हो गई, क्योंकि जिनहाई रेवोल्यूशन में इसी डायनेस्टी को ख़त्म करने के लिए यही रेवोल्यूशन आया था। अब जैसे ही 1912 में किंग डायनेस्टी की जो है हुकूमत ख़त्म हो गई, तो
उसमें चाइना में हालात ऐसे हो गए कि चाइना के जो डिफरेंट एरियाज थे वो डिफरेंट लोगों के कब्ज़े में आ गए, और चाइना जो है वो हम ये भी कह सकते हैं कि छोटे छोटे टुकड़ों में जो है वो बट गया। अब जब चाइना 1912 के रेवोल्यूशन के बाद कमज़ोर हो गया, तो ये चाइना है, तो चाइना में ये अलग अलग टुकड़े बन गए चाइना के। जो जहाँ पे पावरफुल था उसने अपनी हुकूमत बना ली। तो अब ये जो तिब्बत का एरिया है, तिब्बत के एरिया में जो लोग रहते थे वो तिब्बतियन बुद्धिस्ट थे। उनका जो रिलीजन था वो अब चाइनीज़ जो मेनलैंड है उनसे काफ़ी डिफरेंट था, जिसकी वजह से तिब्बतियंस ने भी 1912 में अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया। चाइना की सारी आबादी जो है वो इस तरफ है। 95% आबादी चाइना की यहाँ पे, इनका बीजिंग सिटी भी यहीं है, शंघाई सिटी भी इनका यही है, ये हांगकांग नीचे इधर ही है, और मकाओ भी इसी एरिया में ही है। मकाओ, ये इधर मकाओ है। तो कहने का मकसद ये है कि चाइना की जो 95% आबादी है वो इस रीजन में है, और तिब्बत जो है काफ़ी दूर है इनसे। तो तिब्बत में आबादी भी क्योंकि हाइट पे है और एग्रीकल्चर ज़्यादा नहीं है तिब्बत में, जिसकी वजह से आबादी कम है, और तिब्बत में जो आबादी है वो तिब्बतियन बुद्धिस्ट रहते हैं। तो अब 1912 में जब चाइना टुकड़े टुकड़े हो गया, कमज़ोर हो गया, तो तिब्बतियंस ने फ़ायदा उठाया और तिब्बतियंस ने अपने आप को आज़ाद डिक्लेयर कर दिया। तो अब कहने का मकसद ये है कि 1912 से लेकर 1950 तक तिब्बत एक इंडिपेंडेंट आज़ाद मुल्क था। इसका अपना फ्लैग था, इसकी अपनी जो है हुकूमत थी, इसकी अपनी पार्लियामेंट थी, हर चीज़ अपनी अलग थी। ये दुनिया से ट्रेड भी अपने जो है बिहाफ पे करते थे, चाइना के साथ ये मिले हुए नहीं थे। कहने का मकसद ये है कि 38 साल तक तिब्बत एक इंडिपेंडेंट कंट्री था। 1912 से पहले तिब्बत चाइना का पार्ट था। 1912 से 1950 तक तिब्बत एक इंडिपेंडेंट कंट्री था, और इस कंट्री को जो लीड करता था या इसमें जो हुकूमत होती थी वो तिब्बत के लोगों का जो मुर्शिद, या जिसको उनका जो स्पिरिचुअल लीडर दलाई लामा जिसको कहते हैं, उसकी हुकूमत थी। और उस ज़माने में जो दलाई लामा था वो 13th दलाई लामा था, और आज जो दलाई लामा तिब्बत के लोगों का है वो 14th दलाई लामा है। अब चाइना, मैंने आपको बताया कि 1912 के बाद चाइना जो है वो टूट गया था, टुकड़े टुकड़े हो गया था। चाइना जो स्टेबल होगा वो होगा 1949 में। तो 1912 से 1949 तक चाइना में पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहे थे, और 1949 में चाइना में एक दूसरा रेवोल्यूशन आता है, और 1 अक्टूबर को जो है चाइना एक कम्युनिस्ट स्टेट बन जाएगा, जिसको हम ये कह सकते हैं कि कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन चाइना में 1949 में समझे के आ गया, कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन। अब चाइना में जो अभी करंट गवर्नमेंट है शी जिनपिंग की, ये जो गवर्नमेंट है ये स्टार्ट कब हुई थी? 1949 में। 1949 से आज 2021 तक जो हुकूमत चाइना में चली आ रही है वो कम्युनिस्ट पार्टी की ऑफ चाइना की चली आ रही है। इस कम्युनिस्ट पार्टी को सीपीसी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना कहा जाता है। तो अब ये जो कम्युनिस्ट पार्टी की हुकूमत जैसे ही चाइना में आ गई, और चाइना जो है वो सारा जो उसके टुकड़े टुकड़े हो गए थे वो टुकड़े सारे जो है जुड़ गए, और एक पूरा प्रॉपर फुल कंट्री बन गया चाइना। तो अब उसमें एक टुकड़ा, अहम टुकड़ा था चाइना का, जिसका नाम तिब्बत है। अब ये सारा चाइना जो है वो यूनाइट हो गया उसमें। ये जो एरिया है तिब्बत का, ये चाइना से अलग था। तो इस पे चाइना ने जो कब्ज़ा कर लिया 1940 और 1950 में। 1950 में, अब ये तो बात खैर क्लियर ही हो गई कि चाइना ने इस पे कब्ज़ा क्यों किया, क्योंकि चाइनीज़ ये चाहते थे कि तिब्बत हमारे कब्ज़े में आ जाए, क्योंकि 1912 से पहले तिब्बत चाइना का ही पार्ट था, जिसकी वजह से चाइना ने वो अपना जो हिस्सा था वो वापस ले लिया लैंड का या टेरिटरी का। अब 1950 में चाइना ने जैसे ही तिब्बत पे कब्ज़ा किया, तो तिब्बत पे जैसे ही चाइना ने कब्ज़ा किया, तो पोजीशन ये थी कि तिब्बत में उस टाइम जो दलाई लामा था, 14 दलाई लामा, जिसका नाम मैंने आपको पहले बताया टेंजिन ग्यास्टो, उसने चाइना के इस कब्ज़े को तस्लीम नहीं किया। और तिब्बत के लोग और उनका जो लीडर दलाई लामा था वो चाहते थे कि तिब्बत एक इंडिपेंडेंट कंट्री रहे, तो उन्होंने चाइना के कब्ज़े को तस्लीम 1950 में नहीं किया।
जिसके नतीजे में फिर जैसे होता है कि लोगों ने प्रोटेस्ट किए, तिब्बत के लोगों ने, जो तिब्बतियन बुद्धिस्ट थे, उन्होंने प्रोटेस्ट किए। उन्होंने कहा कि जैसे मुसलमानों ने इंडिया में, सब कॉन्टिनेंट में कहा था कि हमारा उठना बैठना खाना पीना हिंदुओं से अलग है, तो हमें एक अलग स्टेट दी जाए, इसी तरह तिब्बत के लोगों ने भी कहा कि हमारा उठना बैठना खाना पीना रिलीजन कल्चर हर चीज़ चाइनीज़ हान से डिफरेंट है, इस वजह से हमें जो है ये अपना एक आज़ाद कंट्री, हमें 38 साल से पहले था भी सही, अब हमसे हमारी आज़ादी जो है वो ना छीनी जाए। तो लोगों ने प्रोटेस्ट किया। अब चाइना तो इस बात के लिए मशहूर है कि जो भी प्रोटेस्ट करता है उसको चाइनीज़ जो है वो गुम कर देते हैं। तो चाइनीज़ गवर्नमेंट ने भी वहाँ पे कुछ ऐसे हालात पैदा कर दिए तिब्बत में कि 1959 में दलाई लामा ने कंट्री छोड़ दिया, एग्जाइल में चला गया। अब चाइना ने क्या किया कि तिब्बत के लोगों को अपना करने के लिए, तिब्बत में एक पोस्ट होती है दलाई लामा की, जो इनकी हाईएस्ट पोस्ट होती है, उससे नीचे एक दूसरी पोस्ट होती है पंचन लामा। अब पंचन लामा क्या करता है, पंचन लामा इस दलाई लामा को की जो इलेक्शन होती है, इसको जो सिलेक्ट करते हैं दलाई लामा को, इस लीडर को, उसको सिलेक्ट करने में पंचन लामा का रोल होता है। तो चाइनीज़ गवर्नमेंट पे ये इल्ज़ाम है, ये कोई श्योर बात तो नहीं है, पर कहते हैं कि इस दलाई लामा ने जो पंचन लामा सेलेक्ट किया था टेंजिन ग्यास्टो ने, उस पंचन लामा को चाइना ने गुम कर दिया। ये चाइना पे एलिगेशन है कि उस पंचन लामा को चाइना ने गुम कर दिया। क्यों गुम कर दिया? इस वजह से गुम कर दिया क्योंकि चाइना वाले चाहते थे कि पंचन लामा जो होगा, अगर वो हमारा अपना बंदा होगा तो आगे जो नेक्स्ट 15th दलाई लामा आएगा उसको सिलेक्ट जो है वो हम अपनी मर्ज़ी का बंदा करवाएंगे। अब जब दलाई लामा ही चाइना के अपनी मर्ज़ी का होगा तो फिर तिब्बत के लोग जो आज़ादी मांगते हैं वो सारा का सारा उनका जो नैरेटिव वो ख़त्म हो जाएगा। तो चाइना पे इल्ज़ाम है कि ये पंचन लामा जो है वो चाइना ने गुम करवा दिया, अब उसको कत्ल करवा दिया चाइना ने, या वो अपनी मौत मर गया या कुछ भी हुआ, इसका कुछ भी पता नहीं है। काफ़ी साल हो गए, 20-25 सालों से उसका कुछ भी पता नहीं है कि वो पंचन लामा कहाँ है। अब ये दलाई लामा, पंचन लामा, हाई लामा, ये क्या चक्कर है, ये आपको समझाऊं कि चाइना में दलाई लामा का जो स्कूल है वो कैसे चलता है कि जैसे अब हम 13 दलाई लामा से स्टार्ट करेंगे कि 13 दलाई लामा जब ये इसकी जो डेथ हो रही थी, तो अपनी डेथ से पहले इसने ये अनाउंस कर दिया था कि मैं जो है वो अपना मिशन पूरा नहीं कर सका अपनी इस लाइफ में, तो इस वजह से मैं अगले जो है वो जन्म में वापस आऊँगा। ये एक इंटरेस्टिंग यहाँ से जो है वो शुरू हो रही है बात कि इनका जो दलाई लामा है वो कैसे सिलेक्ट होता है, हाउ टू सेलेक्ट दलाई लामा। तो दलाई लामा के सिलेक्शन में सबसे पहली बात ये है कि दलाई लामा खुद कहेगा, जो मरने वाला होगा वो मरने से पहले कहेगा कि मैं अगले जन्म में वापस आऊँगा। अगले जन्म में वापस आऊँगा का मतलब क्या है कि जो तिब्बतियन बुद्धिस्ट हैं उनका एक बिलीफ है कि इंसान जब मरेगा तो फिर वो नेक्स्ट इसकी रीइंकार्नेशन होगी और अगले जन्म में वापस आएगा। और जो अगले जन्म में वापस आता है उसको तिब्बत के जो लोग हैं वो उसको तुलुक्कू कहते हैं, तुलुक्कू। और इनका जो सबसे बड़ा तुलुक्कू होता है वो दलाई लामा होता है। तुलुक्कू का मतलब क्या है? तुलुक्कू का मतलब है कि जो बंदा मरेगा अगर वो अगले जन्म में वापस आ रहा है तो वो तुलुक्कू है। अब 13वें दलाई लामा ने ये तो कह दिया कि मैं अगले जन्म में वापस आऊँगा, अब उसने ये नहीं बताया कि मैं कौन से इंसान के शेप में आऊँगा। तो अब ये जो नीचे जो पंचन लामा और हाई लामाज होते हैं, जो ये पंचन लामा और हाई लामाज होते हैं, हाई लामाज मतलब इनके बड़े पंडित, पंचन लामा जो है उनसे भी बड़ा पंडित, दलाई लामा उनसे भी बड़ा पंडित। दलाई लामा एक ही होता है, दलाई लामा एक ही होता है, और इनका जो पंचन लामा है वो भी एक ही होता है, और हाई लामा बहुत ज़्यादा होते हैं, एक से ज़्यादा होते हैं। अच्छा, तो 13वें नंबर दलाई लामा ने कहा कि मैं अगले जन्म में वापस आऊँगा क्योंकि जो मैंने तालीमात देनी थी वो तालीमात मेरी पूरी नहीं हुई, मेरी ज़िंदगी के जो मकसद हैं वो पूरे नहीं हुए, तो मैं अगले जन्म में वापस आऊँगा और तिब्बतियन बुद्धिज़्म मज़हब को जो है वो आगे बढ़ाऊँगा। अब इसको सर्च कैसे करेंगे कि अगले जन्म में वो कौन से इंसान के रूप में आया है, ये इसको सर्च करना जो है वो नेक्स्ट दलाई लामा को, जैसे ही 13वां मरेगा तो अब 14वां जो 14 दलाई लामा है वो कौन सा बनेगा, उसको सिलेक्ट करने का काम जो है वो हाई लामाज और पंचन लामाज इनका काम होता है।
वैसे दलाई लामा की सिलेक्शन कैसे होती है, ये कोई इनका प्रॉपर तरीका है नहीं कि एक बाकायदा स्टेप बाय स्टेप कोई चीज़ बताई जाए। पर क्यों क्यों नहीं है, क्योंकि जो 13वां दलाई दलाई लामा था उसकी डेथ हुई है कोई 1930s में। 1930s के बाद 1935 में जो 14 दलाई लामा उसकी पैदाइश होती है, और उसके 2-3 साल में जो है इसकी सर्च हो जाती है, और तकरीबन 80 साल हो गए हैं कि ये दलाई लामा इनका चेंज ही नहीं हुआ तिब्बत के लोगों का। तो ये अब सोचें कि अगर 80 साल 70 साल के बाद एक इलेक्शन हो रहा है, तो उसका कोई प्रोसेस तो जाहिर सी बात है कि किसी को याद ही नहीं रहेगा। इसी वजह से जो है दलाई लामा का जो सिलेक्शन का प्रोसेस है वो कोई सही तरीके से कहीं से भी नहीं मिल रहा। बहरहाल इसको जो है वो काफ़ी इजी करके मैं आपको समझा रहा हूँ कि दलाई लामा क्या होता है। दलाई लामा ओशन ऑफ विजडम, इसका मतलब है दलाई लामा तिब्बत के लोगों का रिलीजियस और पॉलिटिकल लीडर होता है, जो कि इनका मुल्क को चलाता भी है, और उसके अलावा इनको जो है वो रिलीजियस गाइडेंस भी वही देता है दलाई लामा। अच्छा, और दलाई लामा को ये जो सिलेक्शन होती है उसमें क्या प्रोसेस होता है कि 13 दलाई लामा कहेगा कि मैं अगली जन्म में वापस आऊँगा, मेरी री इनकारनेशन होगी। अब तिब्बत के लोगों का, और तिब्बत में जो हाय लामाज और पंचन लामाज हैं, पंचन लामा है, इनका ये काम है कि ये सर्च करें कि ये कौन से इंसान के रूप में दलाई लामा आया है वापस। तो अब सर्च करने का तरीका, सबसे पहले क्या तरीका होता है, सबसे पहला तरीका यह होता है कि ये तिब्बत में उस टाइम में जो भी बच्चे पैदा होंगे, जब 13 दलाई लामा की डेथ हो रही है, उन्हीं सालों में उसके 1-2 साल आगे और पीछे जो भी बच्चे पैदा हो रहे हैं तिब्बत में, ये तो कंफर्म है कि उन्हीं बच्चों में से कोई ना कोई दलाई लामा होगी। क्योंकि जब 13 मर रहा है तो फिर 14 जब आएगा तो वो जाहिर सी बात है कि वो ऐसे तो नहीं है ना कि 80 साल की एज में मर रहा है तो बस अगला जो है वो 80 साल का ही पैदा होगा। तो दलाई लामा जो 13 दलाई लामा की जैसे ही डेथ होगी, 14 दलाई लामा कोई ना कोई बच्चा होगा, और ये तो कंफर्म होगा कि सर्च करने में ये आसानी हो जाएगी कि अगला दलाई लामा कोई ना कोई 1-2 साल का बच्चा होगा। तो अब इसको आसानी से समझने के लिए हम मिसाल कर लेते हैं कि सपोज करें कि तिब्बत की टोटल आबादी फॉर एग्ज़ाम्पल 1 करोड़ है। टोटल आबादी 1 करोड़ है। तो अब जब इनको ये पहली हिंट मिल गई कि ये होगा कोई बच्चा वही जो 13 दलाई लामा की डेथ के वक्त जो वो बच्चे पैदा हुए उनमें से कोई होगा, तो इसमें 1 करोड़ अगर लोग हैं तो इसमें से तकरीबन वो स्क्रीनिंग हो जाएगी, शिफ्टिंग हो जाएगी, और समझें कि उस टाइम में जो बच्चे पैदा होंगे तिब्बत में, वो सपोज करते हैं कि 5 लाख बच्चे पैदा हो रहे हैं। तो अब जो है वो दलाई लामा को जो है वो ढूंढना, 1 करोड़ लोगों में से दलाई लामा को ढूंढना थोड़ा आसान हो गया कि अब एक सीट है और 5 लाख लोग हैं, उम्मीदवार हैं। अच्छा, उसके बाद जो है फिर इनको जो दूसरी जो हेल्प होती है दलाई लामा को सर्च करने में, वो क्या होती है कि दलाई लामा को जो है ढूंढने के लिए जो हाई लामाज होते हैं वो कुछ अपनी रिलीजियस उनकी कुछ होती हैं किताबें वो किताबें पढ़ते हैं, और फिर जो है वो सो जाते हैं तो उनको ख्वाब में आता है। जो हाई लामाज होते हैं उनको ख्वाब में आता है कि उनको ड्रीम में आता है कि जो अगला दलाई लामा होगा वो तिब्बत के, मतलब कोई भी हिंट आएगी जैसे तिब्बत के वेस्ट में होगा, नॉर्थ में नहीं होगा, साउथ में नहीं होगा, ईस्ट में नहीं होगा, वेस्ट में होगा। तो अब वेस्ट में होगा तो अब ये इनको फ़ायदा हो जाएगा कि जो दलाई लामा है नेक्स्ट, वो दलाई लामा जो है तिब्बत के वेस्ट में है, तो वेस्ट में जो भी बच्चे उस टाइम में पैदा हुए होंगे उन 5 लाख में से, उनमें से कोई ना कोई दलाई लामा होगा। तो अब सपोज करते हैं कि 5 लाख से जो वेस्ट में पैदा हुए बच्चे वो हैं तकरीबन कोई 50,000। तो अब प्रोसेस थोड़ा सा और भी आसान हो गया कि पहली तो हिंट जो चिल्ड्रन जो उस टाइम में पैदा हुए थे वो हिंट मिल गई, दूसरी हिंट ख्वाब से मिल गई कि ख्वाब में जो है इनको आएगा जो इनके हाई लामाज होते हैं, और तीसरी जो हिंट होगी इनके लिए वो क्या होगी, तीसरी हिंट होगी कि तिब्बत में, ये मैंने आपको पहले ही बताया कि तिब्बत के लोग काफ़ी रिलीजियस हैं। तो तिब्बत के लोग जो हैं वो एक तिब्बत में जैसे इंडिया के लोग गंगा नदी को काफ़ी मानते हैं, होली मानते हैं, इसी तरह तिब्बत के लोग जो हैं वहाँ पे एक लेक है तिब्बत में जिसका नाम है
झील है जिसका नाम है लहामो लहाटसो। तो तिब्बत के लोग लहाम और लहाटसो लेक के ऊपर इनके जो हाई लामाज हैं वो जाएंगे और उसके ऊपर जो है वो अपनी इबादतें करेंगे और उनको एक झटका लगेगा। ये उनका रिलीज अकीदा है कि उनको एक झटका लगेगा और उनको ये पता चल जाएगा कि तिब्बत में जो दलाई लामा है वो वेस्ट में फ़लाँ गांव में है या फ़लाँ शहर में है। तो अब इससे और भी थोड़ी सी आसानी हो जाएगी इनके लिए। ये आसानी हो जाएगी कि अब जो है वो उस जो जो उनको जो लाहम और लाहौर लेक के ऊपर जो उनको विजन आया, उस विजन में इनको ये आसानी हो गई कि अब उन 50,000 में से बाकी बचे 5,000। अब 5,000 बच्चों में से दलाई लामा को जो है वो सिलेक्ट करना और भी आसान हो जाएगा। अब उसके बाद जो 5,000 बच्चों में से दलाई लामा को ढूंढना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। अब ये आगे कैसे जाएंगे? अब आगे ये जो 5,000 उस इलाके में जो जिस टाउन का, छोटे से टाउन का उनको मिला है कि इस टाउन में दलाई लामा है, एक विजन मिला है। अब वहाँ पे बच्चों को ऑब्ज़र्व करेंगे। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बच्चे ऐसे होते हैं जो सारा दिन जो है वो खेल रहे हैं और उनका जो है वो गलियों में बस ऐसे ही आवारा घूम रहे हैं। तो इस तरह के जो आवारा बच्चे होंगे उनको ये जो हाई लामाज होते हैं वो छुप छुप के उनको देखेंगे और जो आवारा होंगे उन 5,000 में से उस टाउन में उनको काट देंगे और बाकी बचेंगे 500। उन 500 में से भी जो हाई लामाज होते हैं उनके पास पावर होता है कि उन 500 में से भी ये जो है कुछ लोग जो हैं जो उनको लगता है कि ये दलाई लामा नहीं हो सकते, उसको काट देते हैं, बाकी बचते हैं 50। अब 50 लोगों को ये कैसे, 50 लोगों में से एक कैसे दलाई लामा निकालेंगे? 50 लोगों में से ये दलाई लामा ऐसे निकालेंगे कि ये 50 के 50 जो बच्चे होंगे उनके घरों में जाएंगे और उनके वालिदैन को बताएंगे कि भाई हम दलाई लामा की सर्चिंग टीम से आए और हम जो है वो आपके बच्चे पे शक है कि ये हो सकता है कि अगला दलाई लामा हो, तो इस वजह से आप जो ये बच्चा हमारे हवाले करें, हम इसके साथ जो है कुछ डिस्कशन करेंगे। तो फिर वो उन जो 50 बच्चे होते हैं इंडिविजुअली सबके घर जाते हैं और उनसे डिस्कशन करते हैं। फिर फाइनली क्या करते हैं कि उस बच्चे को जो है ना अगले दलाई लामा, जैसे 13 दलाई लामा था, अगले दलाई लामा की कुछ ऐसी पर्सनल चीज़ें, जैसे उसका जो है वो चश्मा हो गया, फॉर एग्ज़ाम्पल उसका पर्सनल कोई चश्मा हो गया, या उसकी जो है वो कोई पेन हो गई पर्सनल, जो वो पेन यूज़ करता था, या उसकी कुछ भी मतलब कोई भी आर्टिफैक्ट जो पर्सनल बंदा पर्सनल यूज़ के लिए, उसका ग्लास हो गया, ऐसी चीज़ें जो हैं उन 50 के 50 बच्चों को दिखाएंगे इंडिविजुअली, सबको अलग अलग से। और अब ये देखेंगे कि कौन सा, अब क्या करेंगे कि ये चॉकलेट्स भी रखेंगे, ये जो है वो खेलने की, बच्चों के खेलने की चीज़ें भी रखेंगे और मतलब 40-50 ऐसी ऐसी चीज़ें रखेंगे जो इंटरेस्टिंग, बच्चों के लिए इंटरेस्टिंग होती हैं। उनमें से ये एक चश्मा भी रख देंगे उनके दरमियानी और पेन भी रख देंगे जो दलाई लामा के यूज़ की थी। तो ये सारी चीज़ें मिला के बच्चे के सामने रखेंगे। अब वो देखेंगे कि ये कौन सी चीज़ उठा रहा है। अगर बच्चा जो है वो शरारती बच्चा होगा तो वो जाहिर सी बात है कोई खिलौना उठाएगा या चॉकलेट उठाएगा। अब ये नोट करेंगे कि बच्चा कौन सी चीज़ उठा रहा है। तो 14 दलाई लामा के लिए कहते हैं कि 14 दलाई लामा के सामने जब आर्टिफैक्ट्स रखे गए, डिफरेंट चीज़ें रखी गई, तो उसने सिर्फ एक वो बेल थी, छोटी सी बेल थी 13 दलाई लामा की। उसने कहा कि ये बेल मेरी है, उसने कहा कि ये बेल जो है ये मेरी है। अब ये हाई लामा बच्चे को कह रहे थे कि भाई ये बेल नहीं, ये चॉकलेट उठाओ, वो खिलौना कोई उठाओ। इसने कहा कि नहीं ये बेल मेरी है। तो इससे जो हाई लामाज आए थे उनको शक हुआ कि ये तो हमें लग रहा है कि अगला दलाई लामा इस वजह से अपनी चीज़ को पहचान गया है। तो इस तरह जो है वो उसको आर्टिफैक्ट दिखा के फाइनली अगर बच्चा पहचान जाए तो उसको ये दलाई लामा को सिलेक्ट कर देते हैं। और फिर ये इसका नाम जो है ऊपर पंचन लामा को देंगे और पंचन लामा इस पर फाइनल मोहर लगाएगा। और जब ये पंचन लामा इस पर फाइनल मोहर लगाएगा, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जो फाइनल वोट कास्ट होगा वो पंचन लामा का होगा,
जब पंचन लामा इस पे फाइनल मोहर लगाएगा तो वो अगला दलाई लामा, नेक्स्ट दलाई लामा इलेक्ट हो जाएगा। तो ये इनकी ये बात मैंने आपको क्यों समझाई, क्योंकि इसका जो है वो चाइना और तिब्बत के कन्फ्लिक्ट के साथ एक रिलेशन है कि तिब्बत के लोग जो है वो काफ़ी रिलीजियस हैं। उनका जो दलाई लामा होता है उसको सिलेक्ट करने के लिए वो हिंट लेते हैं कि कौन से साल में बच्चा पैदा हो रहा है, ड्रीम से हिंट लेते हैं, लहाम और लाहट लेक से हिंट लेते हैं, हाई लामा मोहल्लों में जाते हैं और अब मोहल्लों में जाके जो जिन बच्चों पर उनको शक होता है उन बच्चों को आर्टिफैक्ट्स दिखाते हैं, आर्टिफैक्ट्स दिखा के फिर वो वहाँ से दलाई लामा सेलेक्ट करते हैं। और फिर वो जो बच्चा वो सिलेक्ट करते हैं उसको उनका जो फाइनल वोट कास्ट होता है वो पंचन लामा का फाइनल वोट कास्ट होता है। अगर पंचन लामा इजाज़त देगा तो फिर ये नेक्स्ट दलाई लामा बनेगा। तो टेंजिन ग्यास्टो भी इसी तरह, जो अभी इनका 14 दलाई लामा है वो भी इसी तरह दलाई लामा इलेक्ट हुआ था। अब टेंजिन ग्यास्टो 1949 में जैसे ही समझे कि वो दलाई लामा की सीट पे बैठा था तो 1950 में एक साल के बाद तिब्बत पे चाइना ने कब्जा कर लिया और इस बेचारे को वो अपनी बादशाह को एंजॉय करने का मौका ही नहीं मिला और ये 70-80 साल से बाहर ही बाहर है। अब आपने देखा कि जो दलाई लामा है उसको सिलेक्ट करने में जो मेन रोल है वो पंचन लामा का भी मेन रोल है कि इस पर जो फाइनल वोट कास्ट होगा वो पंचन लामा का होगा। अब मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि पंचन लामा को चाइनीज़ गवर्नमेंट ने, ये चाइना पे एक एलिगेशन है, आई डोंट नो कि ये सच है या झूठ है, पंचन लामा चाइनीज़ गवर्नमेंट पे ये एलिगेशन है कि चाइना ने इनका जो है वो पंचन लामा, इनका जो रियल पंचन लामा था, क्योंकि पंचन लामा को जो दलाई लामा आएगा, नया दलाई लामा, वो अपने पंचन लामा को सिलेक्ट करेगा और पंचन लामा जो है नेक्स्ट दलाई लामा को सिलेक्ट करेगा। अब टेंजिन ग्यास्टो दलाई लामा ने जो अपना पंचन लामा रखा था उस पंचन लामा को चाइनीज़ गवर्नमेंट ने गुम कर दिया है और ये चाइना पे एलिगेशन है कि उसको गुम कर दिया है। अब और चाइनीज़ गवर्नमेंट जो है इनको एक दूसरा बच्चा 10-15 साल के बाद चाइनीज़ गवर्नमेंट ने इनको एक दूसरा बच्चा दिखाया तिब्बत के लोगों को कि भाई ये आपका पंचन लामा है। अब तिब्बत के लोग कह रहे हैं कि नहीं, ये जो है आप जो ये दे रहे हैं हम, ये बंदा जो आप बता रहे हैं कि ये पंचन लामा है, ये नहीं है, ये फेक है। चाइनीज़ गवर्नमेंट कह रही है कि फेक नहीं है, पंचन लामा आप लोगों का यही है, अगर लेना है तो ठीक है, इसको एक्सेप्ट करना है तो ठीक है, वरना जो करना है करो। अब मसला एक आ रहा है, मसला ये है कि ये जो करंट दलाई लामा है तिब्बत का, ये 14 दलाई लामा, इसकी जो पैदाइश थी वो 1935 में थी। 1935 से अभी इसको तकरीबन कोई इसकी एज 90 ईयर्स के करीब है, 85 to 90 ईयर्स एज का है ये। अब इंसान, जाहिर सी बात है, इंसान की डेथ होगी तो मैक्सिमम 100 साल तक चलेगा या 105 तक या 95 तक, मतलब 80 से ऊपर जैसे ही इंसान जाता है तो फिर ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं होता। अब ये है कि अगर इस जो 14 दलाई लामा है, अगर इसकी डेथ हो रही है, सपोज करें इसकी डेथ हो रही है, इसकी डेथ हो रही है तो नेक्स्ट दलाई लामा तिब्बत का कौन होगा? नेक्स्ट दलाई लामा को अगर ये सर्च कर भी रहे हैं तो फिर उस पर जो फाइनल वोट कास्ट होगा वो पंचन लामा का होगा। तो इनके पास तो पंचन लामा ही नहीं है। पंचन लामा ना है तो इसका मतलब ये हुआ कि इनका दलाई लामा ही सिलेक्ट नहीं हो सकेगा। एक बात ये हो गई। दूसरी बात ये है कि टेंजिन ग्यास्टो खुद कह रहा है कि भाई मैं अगले जन्म में तिब्बत में वापस नहीं आऊँगा, मैं अगले जन्म में मेरी रीइंकार्नेशन तिब्बत में नहीं होगी, क्योंकि तिब्बत जो है एक गुलाम मुल्क है और तिब्बत पे चाइना का कब्ज़ा है, तो मैं ऐसे कब्ज़े वाले मुल्क में वापस अगले जन्म में वापस नहीं आऊँगा। अब ये भी मसला हो गया कि ये कह रहा है कि मैं एक गुलाम मुल्क में नहीं आऊँगा, मैं एक आज़ाद मुल्क में पैदा होऊंगा। तो ये हो सकता है कि अगला दलाई लामा जो है इनका या तो नेपाल में पैदा हो या तो फिर इंडिया में पैदा हो। पर फिर जो करंट दलाई लामा है इनको ये भी कह रहा है कि भाई ये जो आप दलाई लामा इस तरह सेलेक्ट करते हो, ड्रीम से हिंट लेते हो, स्मोक से हिंट लेते हो, लाहम लाट से हिंट लेते हो, और इस तरह का ये पुराने ज़माने का तरीका है। आप जो है इलेक्शन, सिंपल इलेक्शन करवाओ, जिसको ज़्यादा वोट लग रहे हैं उसको दलाई लामा की सीट पे बिठाओ। तो कहने का मकसद ये है कि चाइनीज़ गवर्नमेंट ने जो तिब्बत पे कब्ज़ा किया है तो इसकी वजह से एक पूरा एक रिलीजन है जो कि ये ट्रेडिशन कोई 700-800 साल पुरानी है। ये 700-800 साल पुराना रिलीजन जो है पूरे का पूरा रिलीजन ही ख़त्म हो रहा है चाइना के कब्ज़े की वजह से।
और चाइना ने उनका जो पंचन लामा ही गुम कर दिया है। इनका दलाई लामा, इनका जो करंट दलाई लामा उसको चाइना में आने नहीं दे रहा चाइना, और नेक्स्ट दलाई लामा जो है वो चाइना चाहता है कि हमारी अपनी मर्ज़ी का हो। तो ये सारी सिचुएशन है। अब देखते हैं कि इस दलाई लामा की जो है वो डेथ के बाद फिर अगला दलाई लामा कोई आता है या नहीं आता, चाइना की मर्ज़ी का आता है, या जो है वो जैसे पीछे सेलेक्ट करते थे इसी तरह सेलेक्ट करते हैं, या डेमोक्रेटिक वे में करते हैं। तो ये सारा सीन है तिब्बत का। मैंने आपको पहले भी बताया था लेक्चर के वीडियो के स्टार्टिंग में कि ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा। तो इस वीडियो में इसको थोड़ा सा मैं समराइज़ करता हूँ कि इस वीडियो में हमने पढ़ा कि तिब्बत की जाग्राफी क्या है, ये प्लेटू किसको कहते हैं, तिब्बत एशिया का वाटर टावर है या वाटर टैंकी क्यों है, तिब्बत की सिग्निफिकेंस क्या है, तिब्बत से कौन सी रिवर्स निकलती हैं, और तिब्बत में कौन से लोग रहते हैं, तिब्बतियन बुद्धिज़्म क्या है, बुद्धिज़्म मज़हब खुद क्या है, और तिब्बतियन बुद्धिस्ट कौन है, इनकी जो है वो रस्में क्या हैं, रीतें इनकी क्या हैं, और इनमें दलाई लामा कौन होता है, पंचन लामा कौन होता है, हाई लामा कौन होता है, चाइना ने पंचन लामा को क्यों गुम किया है, इनके पॉलिटिकल क्राइसिस क्या हैं, तिब्बत के लोग क्या चाहते हैं, चाइनीज़ क्या चाहते हैं, चाइना ने क्यों कब्जा किया, ये सारी चीज़ें वो थी जो हमने तिब्बत से रिलेटेड हमने डिस्कस कर ली। तो आज के इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कोई नया टॉपिक अच्छा ले आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।